स्टूडेंट ये जो चैप्टर चल रहा है आपका ये लास्ट है। आज क्लास तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या है, आपका सिलेबस जो रिड्यूस किया है उसके आपके सिलेबस में जो है मैं उसे अलग कर रहा हूं, राइट। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत कम कर दिया है इस बार सिलेबस। सॉल्युबिलिटी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन at a particular temperature is called solubility। मैंने क्या बताया था, amount of solute that dissolve 100 ग्राम of solvent, solute का वो अमाउंट जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में जब वो सैचुरेट सॉल्यूशन बना देता है, सैचुरेट हो जाता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में, उसे सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। नोट पे आ दीजिए सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉल्यूट इज वाटर यूजली इंक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी जो है बहुत सारे सॉलिड का वाटर में इंक्रीज कैसे करता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट मींस इफ द टेम्परेचर इंक्रीज देन सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। एक लॉ है हेनरी लॉ। अभी कोई पूछ देता है व्हाट इज हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ क्या होता है, at any given temperature the mass of gas dissolved by a fixed volume। at any given temperature the mass of gas dissolved by a fixed volume of liquid। मतलब कोई भी एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो मास का, जो गैस का जो मास है वो डिसॉल्व हो जाता है फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो सरफेस जो है लिक्विड का जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसी लॉ को हम लोग हेनरी ने क्या बताया, हेनरी ने बोला एक कोई भी टेम्परेचर पे द मास ऑफ गैस डिसॉल्व, जब गैस का जो मास है वो डिसॉल्व हो जाता है एक फिक्स वॉल्यूम लिक्विड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड का। अगर प्रेशर ऑफ द सरफेस लिक्विड बढ़ेगा तो डिसॉल्यूशन क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये हेनरी लॉ है, ये जो लॉ है डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा समझाने के लिए, ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। चलिए आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए आप लोग का जो सिलेबस में है उसमें सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल, डेफिनेशन और एग्जांपल कितना ही करना है, कोई एक्सपेरिमेंटर नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। सो क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं, वैसा प्रोसेस जिसमें क्रिस्टल को जब कूल किया जाता है और वो पाया जाता है, कूल करने के बाद क्या होता है, वो जम जाता है, ठंडा हो जाता है, उसका एक अपना शेप होता है। जिस तरह से NaCl क्रिस्टल है, NaCl को जब कूल करते हैं तो इसका शेप कैसा हो जाता है, क्यूबिक शेप हो जाता है। CuSO4 भी एक क्रिस्टल है जिसको हम लोग किस शेप में पाते हैं, रोम्बोहेड्रिक शेप में पाते हैं। FeSO4 को हम लोग ऑक्टाहेड्रल शेप में पाते हैं और KNO3 को हम लोग पेरिस्मेटिक शेप में पाते हैं। तो पूछ सकता है एग्जाम में व्हाट इज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्रिस्टल शेप ऑफ CuSO4, तो आपको बोलना पड़ेगा रोम्बोहेड्रिक। व्हाट इज द शेप ऑफ क्रिस्टल FeSO4, तो बोलना पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल, राइट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, द फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर that is associated with some compound which is an integral part of the crystallization। मतलब the fixed amount of water, उतना ही amount of water जो जरूरत होता है with to some compound which are integral part of the crystallization structure is called the water of crystallization। मतलब इसका कुछ एग्जांपल मैं बताऊंगा अभी। मतलब किसी कंपाउंड में फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर जैसे सम कंपाउंड, कुछ कंपाउंड में उतना मात्रा में वाटर हो जो क्या करे, उसको पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए जितना वाटर का दरकार है उतना ही वाटर हो उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिसका भी कुछ एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैं कुछ कॉमन नेम लिख रहा हूँ, ये सब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जांपल है, ठीक है। कुछ कॉमन नेम है, उसका केमिकल नेम और उसको फॉर्मूला लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछता है कभी कॉमन नेम दे देगा, फॉर्मूला पूछेगा, कभी केमिकल नेम दे देगा तो कॉमन नेम पूछेगा, कभी फॉर्मूला दे देगा तो कॉमन नेम पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं लिखा रहा हूं कि पहला है वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ठीक है, वाशिंग सोडा।
इसका केमिकल नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट। अच्छा, मैं केमिकल नेम बाद में लिखूंगा ताकि फॉर्मूला से आप समझ सकें। फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। देखिए यही जो 10H2O जो वाटर मिलता है इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि Na2CO3 को क्रिस्टल होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए सेपरेट करने के लिए इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सोडियम कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा ये सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट, लेकिन इसके साथ क्या है वाटर लगा हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड। क्या बोलेंगे? डेका हाइड्रेट क्यों लगा? क्योंकि 10 आ गए, 10 के लिए 1 के लिए मोनो डाई ट्राई टेट्रा होता है ना, पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना, 10 के लिए डेका, इसलिए हाइड्रेट मतलब वाटर के लिए हाइड्रेट लगा और 10 है इसलिए डेका हाइड्रेट। इस तरह से भी आप केमिकल नेम याद रख सकते हैं। अगर आपने फॉर्मूला और कॉमन नेम याद रखा तो केमिकल नेम खुद याद रहेगा। कॉमन नेम वाशिंग सोडा, फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट 10 है इसलिए डेका, वाटर है इसलिए हाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इप्सम सॉल्ट। ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा, मैं बार बोल रहा हूँ। इप्सम सॉल्ट का क्या होता है फॉर्मूला? MgSO4 × 7H2O। आप खुद ही बताइए इसका केमिकल नेम क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट, आप कितना हाइड्रेट 7 है, 7 के क्या होता है हेप्टा, तो हेप्टा हाइड्रेट 5 रहता तो पेंटा हाइड्रेट, 6 रहता तो हेक्सा हाइड्रेट, 9 रहता तो मोनो हाइड्रेट। ठीक है, इप्सम सॉल्ट को फिर आप पोटास है ना, कभी कभी तो इसी का बोल देगा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के दिखाइए, बोल देगा पोटास एलम या इप्सम सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला। इप्सम सॉल्ट का फार्मूला याद होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पोटास एलम को लिखते हैं K2SO4 × Al2SO4 का होल ट्राइड × 24H2O। ये सब इतना भारी भारी फॉर्मूला इसलिए ये सब पूछता है एग्जाम में। इसका क्या होगा? हाइड्रेटेड पहले होगा, हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है आप लोग का ग्लोबल सॉल्ट की जरूरत है, कर लीजिए ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 × 10H2O। क्या होगा? सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट। क्या होगा? सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट आ जाएगा, सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट। अब नेक्स्ट ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल फॉर्मूला CuSO4 × 5H2O। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए। ब्लू विट्रॉल क्या होता है? कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट और 5 है तो पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल जिसको हम लोग लिखते हैं FeSO4 × 7H2O। FeSO4 × 7H2O जो कि होता है आयरन 3 सल्फेट
पेरिस। धातु टूटता है तो हम लोग जो प्लास्टर जो होता है यही होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका लिखिए कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेटेड, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेटेड। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये धातु टूटता है तो लगाया जाता है। नेक्स्ट व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल ZnSO4 इंटू 7H2, यानी विट्रियोल है तो 7H2 होगा, ग्रीन विट्रियोल है, ब्लू विट्रियोल में 5H2। इसे याद रखिएगा ZnSO4। व्हाइट विट्रियोल जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। मैं उतना ही लिखाऊंगा, और भी बहुत सारा होता है, बट आपके बुक में जो दिया हुआ है मैं वही लिख करवा रहा हूँ, ठीक है, सिलेबस में। जिप्सम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। जिप्सम फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। अब आपको हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट देख लीजिए, ये सब कुछ कॉमन नेम है, उसके केमिकल नेम है। अगर आपको कॉमन नेम याद है और फॉर्मूला याद है तो एक दो बार पढ़ेंगे, केमिकल नेम खुद ब खुद याद रहेगा। और ये याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने बोलेगा तो नहीं बोलेगा H2O का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, तो बच्चे वाला चीज है। बोल देगा ब्लू विट्रियोल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, बोल देगा वॉशिंग सोडा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। सिंपल है, बट आपको वॉशिंग सोडा पता होगा Na2CO3 15H2O तब तो निकालेंगे। यहीं पे स्टूडेंट मार जाएगा, पूछ देगा आपको सिलेक्ट लैम्प का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, क्विक लैम्प का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, तो उनको फार्मूला पता होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ जो मैं साथ में कॉमन नेम लिखाता हूँ तो कॉमन नेम फार्मूला दोनों याद रखिए, ठीक है, इसको याद करना जरूरी है। चलिए आगे करते हैं। सीजन इफ्लोरोसेंस। इफ्लोरोसेंस क्या होता है? The phenomenon where a compound loses water of crystallization on exposure to dry air is called efflorescence. efflorescence मतलब जितने भी ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें वो जब ड्राई एयर में छोड़ा जाता है तो क्या होता है, ये अपने वाटर जो है उसको क्या, वाटर का जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड है वो लूज करता है अपने वाटर का। जैसे किसी में 10H2O है, किसी में 7H2O है, तो ये क्या करते हैं अपने कुछ वाटर का जो है कंटेंट को लूज करते हैं, उसी को हम लोग इफ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है। हायर द टेम्परेचर हायर द इफ्लोरोसेंस, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही वाटर यहाँ से रिड्यूस होते जाएगा, होता जाएगा बिकॉज more water will rising temperature and decrease moisture. More water will with rising temperature. More water क्या होता है, rising temperature से, और moisture decrease होने लगता है, ठीक है। मतलब ये है कि सब में तो आपको पता है वाटर लगा हुआ है, किसी में 7 किसी में 10, तो जैसे उसको ड्राई एयर से गुजारते हैं वो क्या करता है, अपना लूज करता है वाटर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि होमवर्क करने का आदत नहीं है आप लोगों को होमवर्क करना, आपको मैं होमवर्क दूंगा, आप लोगों को हमेशा होमवर्क दूंगा। देखिए डेलिक्वेसेंट इफ्लोरोसेंस मैंने लिखा दिया है, डेलिक्वेसेंस हाइड्रोस्कोपिक ड्राइंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका सिर्फ डेफिनेशन विद एग्जाम्पल लिख के मुझे दिखाना है आप लोग को, ये आप लोग का होमवर्क है। ये सभी का डेफिनेशन यानी उसका क्या मीनिंग होता है, साथ में उसका एग्जाम्पल लिख के आपके नोट्स में, इससे पहले जो लिखा है वो सब लिखेंगे, उसके बाद ये सब आपके नोट्स में आंसर लिख के आपके बुक से देख के
डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल लिख के मुझे सेंड करेंगे ग्रुप में। सभी वर्गों को एक भी स्टूडेंट को बोलेगा मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरा नेट नहीं है तो मैं लिख नहीं सका, तो मेरे को ये प्रॉब्लम, वो मैं प्रॉब्लम नहीं सुनूंगा। जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगा जिस दिन वीडियो मिला उसके बाद सिर्फ 1 दिन का टाइम दूंगा। जिस दिन ये वीडियो मिला आपको उस दिन और उसके बाद वाला दिन, यानी समझिए 2 दिन के करीबन हो गया, 1.5 दिन। वो 1.5 दिन के भीतर आपको लिख के मुझे उसके नेक्स्ट डे भेजना है। अगर नहीं भेजेंगे तो मैं फिर कॉल करना चालू कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग को होमवर्क करके आना है। तो आपका यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें और भी मजा आएगा, राइट। तो ये सब कीजिए, जो मैंने लिखाया है इसको याद कीजिए, अच्छे से पढ़िए और सारा कुछ मुझे नोट्स भेजिए। और ये सब होमवर्क है, होमवर्क आपको करके भेजना है मुझे, ठीक है। तो ये सब होमवर्क करके मुझे भेजना है। मैं देखा हूँ 2-3 स्टूडेंट है जो सिंसियर है क्लास 9 में, राइट। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट अगर मैं 1-2 महीना और देखूंगा कि जो लेजी स्टूडेंट है, देखिए स्टूडेंट उतना तेज नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसको तेज बना दूंगा। लेकिन जो स्टूडेंट मेहनती नहीं है, मैं उसको मेहनत करना नहीं सिखा सकता। दुनिया में कोई भी किसी को मेहनत करना नहीं सिखा सकता, वो आपके इनबिल्ट होता है। अगर कोई स्टूडेंट तेज नहीं है, उसको कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होता है, मेरे पास आइए, मुझे बोलिए, मैं 10 बार समझाऊंगा उसको। स्टूडेंट होता है, कोई स्टूडेंट जल्दी समझ जाता है, कोई स्टूडेंट देर से समझता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए सभी अच्छे स्टूडेंट है। लेकिन जो स्टूडेंट लेजी है, होमवर्क करता नहीं है, टाइम पास करता है, तो वो स्टूडेंट को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसको मैं बस कॉल करूँगा और फिर डांट भी लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि नाम बताने से फिर खराब लगेगा कि अरे ये स्टूडेंट तेज है बटे। लेकिन मैं 1 महीना और देखूंगा। वैसे जो होमवर्क करते हैं मैं ग्रुप में उनका नाम लिख के गुड लिखता हूँ, तो आप लोग होमवर्क भेजिए, वरना 1 से 2 महीने के बाद मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि ये स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया है। तो अभी से होमवर्क करने का आदत सुधारिए और ये सारा होमवर्क करके जिस दिन वीडियो मिलेगा उसके बाद 1 दिन का टाइम दूंगा, उसमें करके मुझे उसके नेक्स्ट डे मुझे आपको ये होमवर्क दिखाना है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको नया चैप्टर चालू होगा और कोई डाउट होगा तो मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं उसको सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।